हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि डज़ इंडिया लैग्स, मतलब क्या इंडिया लैग करता है हमारे स्पेस रिसर्च में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, हम ये इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। मतलब इस वीडियो में हम क्या जानेंगे और मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब काइंड ऑफ हमारे इस लैग के पीछे आती है। इस वीडियो में उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहली बात तो, क्या इंडिया लैग करता है या स्लो हो चुका है स्पेस रिसर्च में। अभी देखिए, अगर आपको याद होगा तो लगभग 2000 या 2002 तक हमें क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला था। लेकिन अब मैं फिर से आपको वो याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ चीज़ों के चलते, कुछ काइंड ऑफ गलत केसेस के चलते हमें क्रायोजेनिक इंजन 2012 या 2014 या 2016 में मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन 2015-14 उस समय मिला है। तो ये काफ़ी एक नेशन के लिए काफ़ी मतलब एक अलग बात है कि भैया आपका ही साइंटिस्ट है और आपके ही साइंटिस्ट को आप ऐसे मतलब काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ दिखाती है कि आप कितना लैग कर रहे हो, कितने पीछे हो या कितने स्लो हो स्पेस रिसर्च में। मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ दिखाती है कि आपका नेशन स्पेस रिसर्च को लेकर कितना अग्रेसर है, कितना वो एक्साइटेड है, या जो भी है। मतलब एग्जैक्ट मुझे शब्द नहीं मिल रहा फिर से इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। एनीवेज, देखिए, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या इंडिया स्लो है स्पेस रिसर्च में। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी हमारे सॉलिड रॉकेट बूस्टर पे, वो मुझे डिलीट करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा सच बोल दिया था। तो काफ़ी लोग से जब मैंने पूछा तो वो कह रहे कि भैया मतलब आपने काफ़ी सच बोला है। तो बाद में मुझे गलत भी लगा यार कि हमारा ही इसरो है, हम ऐसे मुंह पे सीधा नहीं बोल सकते। मतलब समझ रहे हो ना आप कि हमारा ही नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो। और हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ऐसे कुछ भी मुंह उठाकर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो करने के लिए भी काफ़ी बड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने वो पिछली वीडियो डिलीट कर दी। तो इसीलिए मेरे पास कुछ चंद क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करूँगा, आंसर आपको खुद ब खुद आने लगेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको किए हैं, वो क्वेश्चंस की जो हिंट है वो आपको मेरे पुराने वीडियोस से ही मिल जाएगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो हमने पहला टॉपिक किया कि क्या इंडिया स्पेस रिसर्च में स्लो है, तो उसके बाद हमने क्रायोजेनिक इंजन की बात की थी। तो क्रायोजेनिक इंजन की बात करने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, बताने की कुछ अलग ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर का टॉपिक जो था कि इंडिया स्पेस रिसर्च में क्या स्लो है, उसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या इंडिया लैग करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऊपर का टॉपिक सही है, मतलब ऊपर का अगर पॉइंट मेरा सही है कि क्या इंडिया स्लो है स्पेस रिसर्च के मामले में, तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो खुद ब खुद सही हो जाएगा कि इंडिया लैग करता है स्पेस रिसर्च के मामले में। हम सीधा कुछ मतलब बात नहीं कर सकते खोल के, क्योंकि अमूमन फिर से बात वही आ जाती कि हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए हम देखिए, अगर हम इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पहले से लैग करता आया है। अभी अगर आप कुछ रॉकेट्स को देखेंगे इसरो के, तो पावर बढ़ानी है तो लगाओ सॉलिड रॉकेट बूस्टर, पावर कम करनी है तो हटाओ सॉलिड रॉकेट बूस्टर। मतलब अभी का जो करंट का जो डिज़ाइन चलता है हमारे रॉकेट्स में, लाइक कई कई स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर एसआरबी यूज़ ही नहीं करती। हाँ, माना कि एसआरबी से आपको काफ़ी तगड़ा थ्रस्ट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि ना आप उसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नया इनोवेट कीजिए, कुछ नया डिज़ाइन कीजिए। अगर आप कुछ नया इनोवेट करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी काफ़ी नया होगा। तो वही मैं यहाँ खुल के नहीं बोलूँगा कि इंडिया अभी भी लैग करता है, पहले लैग करता था, अभी की बात अलग है। अगर
इंडिया अगर अभी लैग करता है, मतलब करंटली तो नहीं करता जब से सोमनाथ सर आए हैं, लेकिन पहले करता था। कोरोना से पहले की बात हो रही, चंद्रयान 2 से पहले की बात हो रही है, 2014-15 की बात हो रही है। हमारे पास एक ऑर्बिटर भी नहीं था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमने उठाया था और फिर उसको मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दे दिया और उसको हमने भेज दिया। मतलब बस तो वही थी, बस हमने पेलोड्स की अदला बदली की थी। ओके, सो वही बस सेम, मतलब थोड़ा बहुत हमने काइंड ऑफ छेड़छाड़ उसमें की और फिर वो लॉन्च किया गया था। सो वही, ये एक थ्योरी है, वी आर नॉट श्योर अबाउट डैट। ये एक थ्योरी है, बाद में लोग कमेंट करेंगे कि भैया आपने ऐसे बोल दिया। ये एक थ्योरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसको इस्तेमाल किया, उसमें कुछ छेड़छाड़ की और फिर से मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के नाम से उसको लॉन्च किया गया। ये एक थ्योरी है, वी आर नॉट श्योर। आगे बढ़ते हुए जो हमारा थर्ड पॉइंट है केडेंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखिए, केडेंस तो अभी डाउन हो चुका है, ये मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप अभी करंट की बात करो तो जब से सोमनाथ सर आए हैं, सोमनाथ सर ने केडेंस काफ़ी बढ़ाने का तगड़ी कोशिश की है। पिछले साल हमने लगभग 6-7 लॉन्च किए थे, और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी हमने जनवरी 2024 को PSLV का लॉन्च किया, जिसके साथ हमने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया था, और बीच में हमने कुछ मिशंस किए। उसके बाद कुछ लगभग 3-4 महीने हुए होंगे, कुछ हमने लॉन्च ही नहीं किया, तो वो बुरा लगता है यार मुझे। केडेंस इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि हम 2-4 महीने तक कुछ ना करें। वो बात अलग है कि अग्निकुल ने अभी रिसेंटली उनका रॉकेट लॉन्च किया, जो सॉर्टेड मिशन था वो किया, तो वही हमें इतना भी केडेंस कम नहीं करना है। हाँ, माना कि हमें केडेंस कम करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना। वेल, दूसरे जो स्पेस एजेंसीज है वो केडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम कम करने की कोशिश करते हैं। वाह, चलो अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसरो काफ़ी आगे है। वेल, वो SRB को कंट्रोल करना हो, अभी देखिए SRB को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार उसको चालू किया तो वो चालू ही रहता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, पर याद मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब चंद्रयान 1 को हमने लॉन्च किया था 2008 में, तो उसमें जो MIB था, या MIP या MIB, मून इम्पैक्ट, या MIP जो था, मून इम्पैक्ट प्रोब, उसमें भी आई गेस एक SRB था, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। मैं अभी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है वो कि SRB था ही। मैंने वो एक वीडियो देखी थी जिसमें वो MIP खुद को मनूवर कर रहा था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ, इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर हो सकता है। तो जिस कदर हमने उस सॉलिड रॉकेट बूस्टर को मनूवर किया, वो काफ़ी अलग बात है। और अगर आपने LVM-3 को भी देखा होगा, तो LVM-3 के भी नोजल्स थोड़े बहुत ना स्टीयर करते हैं हम, अगर आपको पता होगा। तो टेक्नोलॉजी के मामले में चैलेंजिंग है इसरो, लेकिन अभी काफ़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है इसरो के पास। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसरो हल्का सा पीछे है, हल्का सा, क्योंकि अभी जो हमने इंजन बनाया, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलता है, उसकी अगर हम बात करें तो जो SCE 200 है, 200 या 100, आई एम नॉट श्योर, प्रॉबली 200 होगा। तो वो जो इंजन है, वो इंजन करंटली, उसकी बात अगर हम करें तो वो लगभग हमें 2015 तक मिलना चाहिए था, जब हमें क्रायोजेनिक इंजन मिला था। क्रायोजेनिक इंजन 2000 में मिलना चाहिए था, और SCE हमें 2015 तक मिलना चाहिए था। अगर मिलता तो काफ़ी बड़ी बात होती। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इसरो अभी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। पहले तो हमारे पास SDSC सिर्फ था रॉकेट लॉन्च करने के मामले में, लेकिन अभी हमारे पास कुलशेखरमपट्टनम में एक नया एक स्पेस पोर्ट बन रहा है। तो जब बनेगा तब अच्छी बात है कि SSLV वहाँ से लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं कैसे होता है आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आइए, अब अगर हम मतलब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है असल में, क्या चल रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन देखा था हमने, अभी आइए मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा पहले भी, लॉन्चिंग केडेंस जो है वो काफ़ी कम है। 2-4 महीनों से हमने कुछ भी लॉन्च नहीं किया है, तो वो काफ़ी जो एवगीक्स है, जो एविएशन एवगीक्स है, और जो गीक्स हैं, नर्ड्स हैं, उनको वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि हमने 2-4 महीने से कुछ लॉन्च नहीं देखा है इसरो का। तो काफ़ी बुरी बात है गाइस, हमारे लिए तो, नर्ड्स गीक्स के लिए, एवगीक्स के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में इसरो अच्छा है ही, लेकिन
इस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अगर आपकी अच्छी भी हो, एक मेजर इसमें भी एक पॉइंट आता है कि क्या आपका सप्लाई चेन अच्छा है, जो हमारा एक थर्ड पॉइंट भी है व्हाट्स हैपनिंग में। आप देख सकते हो सप्लाई चेन इज़ बैड। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन सप्लाई चेन हमारी बुरी है। मैं सप्लाई चेन की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर आपको मतलब वीएसएससी कोई भी अगर इंजन मैन्युफैक्चर करता है तो पहले तो आई गेस उसको एलपीएससी जाना पड़ता है कुछ फाइनल चेक्स के लिए। एलपीएससी से वो फाइनली हमारे महेंद्रगिरी में आता है आईपीआरसी, और आईपीआरसी से वो एसडीएससी आता है। तो आप देख रहे हो चार पांच सेंटर बीच में आ जाते हैं इतने बड़े इंजन को ट्रांजिट करने के लिए। और अगर आपको इतना बड़ा इंजन लेके जाना होगा तो पहली बात तो ये फ्लाइट से जाएगा नहीं, और फ्लाइट से इसरो भेजेगा भी नहीं। तो उसको रोडवेज़ के ज़रिए ही भेजना पड़ता है, और रोडवेज़ पे काफ़ी टाइम लगता है हमारे इस इंजन को लाने के लिए। तो यही एक मेन मुद्दा है कि जिससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और हमारी ये जो सप्लाई चेन है वो ख़राब हो जाती है। वैसे ये सेंटर्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये ऐसे सेंटर्स हमारे इंडिया में हैं, लेकिन इन सेंटर्स को कनेक्ट करने वाला जो रोड है, जो जो मतलब जियोग्राफी है उसके भीतर की, वो काफ़ी अलग है। वहाँ तक जाने के लिए आपको सीधा आपको मतलब फ़्लाइट्स जाती ही नहीं है, मतलब जाती है वैसे लेकिन काफ़ी हार्ड है फ़्लाइट से जाना। तो इसलिए हमें रोडवेज़ का यूज़ करना पड़ता है, जिस कारण सप्लाई चेन थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अच्छी होने के बावजूद भी हम हमारा 100% जो है वो निकाल नहीं पाते, दे नहीं पाते। तो आगे आगे बढ़ते हुए हमारा जो लास्ट पॉइंट है व्हाट्स हैपनिंग में, वो है रॉकेट। रॉकेट्स हमारे कुछ कुछ है जो आउटडेटेड हो चुके हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा उन रॉकेट्स का, आपको अंदाज़ा लगाना है वो कौन से रॉकेट्स है। देखिए कुछ रॉकेट्स है जो नासा भी खुद रिटायर कर चुका है, यूएलए भी खुद रिटायर कर चुका है। इवन यूएलए ने उनके लिक्विड फुल्ली लिक्विड रॉकेट्स को भी रिटायर किए, और फिर भी जो हमारा इसरो है वो उन रॉकेट्स को रिटायर नहीं कर रहा है जिसमें हम सॉलिड रॉकेट बूस्टर का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए वो जो रॉकेट्स है वो रॉकेट्स माना इसरो के काफ़ी दमदार रॉकेट्स है, लेकिन हमें उनका अल्टरनेटिव भी ढूंढना चाहिए। अभी तक एनजीएल भी है, लेकिन एनजीएल भी जब आएगा तब की वो बात है। तो आदम जमाना है उसके लिए, हमें उसके लिए और रुकना पड़ेगा एक 5-10 साल एनजीएल भी आने तक, तब की बात है कि वो रॉकेट्स रिटायर होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन वो जो रॉकेट्स है वो रॉकेट आउटडेटेड क्यों है उनकी बात करते हैं कि उसमें ना एसआरबी यूज़ होता है। एसआरबी एक चालू बम है। अगर आप जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी उनको पता होगा, एसआरबी एक चालू बम है। अगर आपने हल्का सा स्पार्क दे दिया एसआरबी को, वो तुरंत जल जाता है और अनकंट्रोल्ड है, वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बस हम एक्चुएटर्स की मदद से कैसे तो थोड़ा बहुत मनूवर कर लेते हैं, बस उतना ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो भी नोज़ल को कंट्रोल करते तब जाकर एग्जॉस्ट अलग अलग डायरेक्शंस में हम फेंक सकते हैं, बस इतना ही होता है। हम ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए इसीलिए हम ज़्यादा आग लगाए कम आग लगाए, वो सब इससे मनूवर नहीं होता एसआरबी से, तो बात ही ख़त्म। इसलिए कुछ कुछ रॉकेट्स हैं जिनमें इसरो एसआरबी मतलब सॉलिड रॉकेट जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करता है। अभी सॉलिड रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल करना मतलब वो सस्ता तो आता है लेकिन वो थोड़ा डेंजरस भी है। तो वही आउटडेटेड कहने से अच्छा है कि वो मतलब जब उन्होंने उस रॉकेट्स को बनाया था तो उस ज़माने की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अभी के हिसाब से वो काफ़ी मतलब आउटडेटेड हो चुकी है, कोई ज़्यादातर उसको इस्तेमाल नहीं करता। तो वही कि मतलब अलग अलग ऊपर के स्टेजेस पे लोग ना लिक्विड इंजन लगाते ताकि वो काफ़ी स्टीयरेबल हो, लेकिन हम अभी भी जो हमारा सॉलिड है वही इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं टारगेट नहीं कर रहा रॉकेट्स को, लेकिन मतलब हमें अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, और ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना है जो जल्द से जल्द हमें बन मतलब अल्टरनेटिव ऐसा ढूंढना है जो जल्द से जल्द बन सके और इन रॉकेट से भी बढ़िया हो। तो देखिए कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे सॉल्यूशंस पर। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इम्प्रूविंग लॉन्च कैडेंस। अब ये लॉन्च कैडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने पहले कहा था, आपको याद होगा, आपको सप्लाई चेन हमारी गंदी है। अगर सप्लाई चेन का जो वो डिस्टेंस है रोडवेज़ का, अगर हम वो बढ़ा देते, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे मतलब हमारे जो ट्रक्स है उनको आप भगाओ 100-200 की स्पीड पे, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। बस जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक एक अल्टरनेटिव ढूंढो। मतलब अगर आपको बेंगलोर तक लाना है आपके किसी भी इंजन को, तो आप इजीली बेंगलोर तक ना कार्गो से ला सकते हो, उस इंजन को फ्लाइट से ला सकते हो। पर फिर भी इसरो सस्ते के चक्कर में हमारे काइंड ऑफ
रोडवेज से चलाता है। अभी देखिए कुछ लोग कमेंट में बाद में भी मुझे बोलेंगे कि भैया वो रॉकेट है, रॉकेट इंजन है, तो उसको हम एयर से कैसे ले आ सकते हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम से सीधा अगर आपको बेंगलोर लाना है तो पहली बात तो आपके पास एरोप्लेन भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपका एरोप्लेन है वो अवेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि इसरो के पास तो कोई एरोप्लेन है नहीं। तो वही, जैसे नासा ने बोइंग 747 खरीद के रखा है, मतलब उनके पास है, वैसे इसरो भी कुछ जुगाड़ कर सकता है। अगर आपको पता होगा तो डीआरडीओ के पास भी 4-5 A321 है जो उसने एयर इंडिया से खरीदे थे। तो वैसे हम कुछ कर सकते हैं, सेकेंड हैंड भी अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद ले सकते हो, मतलब खरीद सकते हो भाई। देखिए अगर आपको आपका जो सिस्टम है वो अच्छा करना है, चेंज करना है, तो कुछ ना कुछ आपको बदलाव लाने ही पड़ेंगे। अभी बाद में कई लोग बोलेंगे कि जो सप्लाई चेन है अगर आप उसको ठीक करते हो, मतलब रोडवेज से हटाकर अगर आप एयर से लेके आते हो तो उसमें एक दिक्कत आती है। और दिक्कत ऐसी है कि अगर आप उसको ले आते हो, मतलब हमारे फ्लाइट से ले आते हो, तो पहली बात तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, जब हम एयरपोर्ट में कोई भी कार्गो ले जाते हैं तो कई कई एयरपोर्ट्स पर, मतलब मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाइट लिमिटेड होती है कार्गो की। तो वही ओवर साइज़ कार्गो कभी कभार ना ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो एक सीन है। दूसरी चीज़ अगर आपने देखा होगा तो एयरपोर्ट पर काफ़ी फ्लाईओवर्स होते हैं, तो सेकंड फ्लोर पर ऊपर जाने के लिए एक अलग फ्लाईओवर, नीचे के लिए अलग फ्लाईओवर, तो उसका भी एक सीन हो जाता है। तो वही इसलिए भी आई गेस वो अवॉइड करते होंगे। हमें ज़्यादा नहीं पता भाई साहब, हम तो ये हाँ मतलब पढ़ के एक स्क्रिप्ट बना के आपको बता रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल करता है उनके लिए भी वो काइंड ऑफ मतलब एक यू नो एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है। अगर आप सप्लाई चेन अच्छी करोगे तो खुद ब खुद कैडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप सप्लाई चेन अच्छी कर देते हो तो पार्ट्स आपके पास नॉन स्टॉप मिलेंगे, और पार्ट्स मिलेंगे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन जल्द होगा तो रॉकेट उड़ेगा, कैडेंस बढ़ेगा। तो वही, एक महीने में एक लॉन्च तो पॉसिबल है अगर आपका सप्लाई चेन अच्छा हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा पहले हम ऊपर के टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि आउटडेटेड रॉकेट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं मतलब है कुछ। तो अगर आप उन्हीं आउटडेटेड रॉकेट्स को, मतलब वही डिज़ाइन पकड़ो, बस जो पार्ट आउटडेटेड है उसको नया डिज़ाइन करो, मतलब उस पार्ट को फिर से डिज़ाइन करो। लाइक पोयम हमने इंट्रोड्यूस किया था, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, वो कुछ नया था, तो कुछ ऐसे नया बनाओ जिससे जो लोग हैं उनके मन में ना एक एक्साइटमेंट जगी रहे। तो वही कुछ ऐसे बनाओ तो मज़ा आएगा। डिज़ाइन अप टू डेट रॉकेट्स, अप टू डेट का मतलब वही है, जो आउटडेटेड पार्ट है उसको हटा दो और नया कुछ डालो, वही। और ट्राइंग न्यू थिंग्स, वो भी नीचे लिखा है। ट्राइंग न्यू थिंग्स मतलब वही पोयम, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, वो काफ़ी तगड़ा था, मुझे काफ़ी वो पसंद आया। आइए अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। जैसे फिर से आउटडेटेड सिस्टम आया है। देखिए अगर हम कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करते तो सिस्टम आउटडेटेड हो जाएगा भैया, और फिर सीन हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम आउटडेटेड है तो मतलब अगर आपका सिस्टम आउटडेटेड है तो लोग जो है, कस्टमर जो है वो एक तो आपके पास कम हो जाएंगे या लगभग ना के बराबर आ जाएंगे। कमर्शियल कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी इसरो के पास काफ़ी कम कमर्शियल कस्टमर्स है, और भी कहीं मतलब कुछ हद तक और कम हो जाएंगे। तो वही, क्योंकि आपके मतलब आपके रॉकेट से अच्छा हमें ऑप्शन मिल रहा है जो जल्द ही लॉन्च कर सकता है, उसके बाद चिप भी है, तो आपके पास कौन आएगा। तो वही, सिस्टम थोड़ा सा डिज़ाइन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ना मतलब काले से गोरा कर दो, ऐसे मैं नहीं कह रहा, बस हल्का सा आपको ना एक फिनिश टच देना है। अगर आप वो कर देते हो ना तो भाई साहब ये सबसे बड़ा एक काइंड ऑफ चेंज होगा, एक रिवॉल्यूशन होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो 4th या 5th पोजीशन पर इसरो है, वो काफ़ी खुद में ही बड़ी बात है। और अगर आप ये चेंजेस कर देते हो तो और भी आगे जाने के चांसेस भी है। हम तो इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इसरो का खुद का मामला है।
हम सजेशंस खाली दे सकते हैं। और ये सजेशंस मैंने लिखे हैं, ये बनाए हैं, ये मैंने मेरे मन से बनाए हैं। अगर कुछ गलती हो सकती है मेरे इस सजेशंस में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिल सके और आपका भी थोड़ा सजेशन मेरे तक पहुंच सके। लास्ट जो पॉइंट है फ्यूचर में वो है नेशनल नीड। अगर आपके कमर्शियल कस्टमर्स कम होते तो बस आपके पास नेशनल नीड बचेगी, और नेशनल नीड्स पूरे करने के लिए आपको सिर्फ रॉकेट्स बनाने पड़ेंगे, और उन रॉकेट्स को डिज़ाइन करना खर्चा वो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, जो कभी कभार गवर्नमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लगभग 2047 तक हम फर्स्ट दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकते हैं क्या? मोदी सर का कहना है कि हम बन के दिखाएंगे। अगर हम बन गए तो भैया हमारे पास कमी ही नहीं होगी पैसों की। तो वही देखना होगा कि ये आने वाला टाइम कैसा जाता है हमारे लिए। ये था मेरा पूरा आज का ये वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है भाई साहब, पेशेंस लेवल आप में काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।